Hello guys, welcome back on For My Educational Hub. In the previous lecture, we were discussing about the process, the work done, total work done in the कार्नो साइकिल. तो कार्नो चक्कर के कुल कार्य के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. तो हम लोगों ने टोटल कार्य का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया था. अभी हम लोग एफिशिएंसी, दक्षता के बारे में बात करने वाले हैं. तो चलो दक्षता को डिस्कस करते हैं हम लोग. दक्षता इसको बोलते हैं एफिशिएंसी. एफिशिएंसी बोलते हैं इसको. दक्षता इसको जनरली ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना. किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंटेशन है वो ईटा से डिनोट करते हैं हम लोग जनरली. दक्षता का डेफिनेशन वही डेफिनेशन जो पहले लिखा था, जो हीट इंजन में डेफिनेशन लिखा था. दक्षता का डेफिनेशन चेंज थोड़ा ना होगा. हीट इंजन है तो दक्षता का डेफिनेशन सेम ही रहेगा, W/Q1. ये मैं इसका थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ. एग्जाम में दोनों हीट इंजन एक ही पूछेगा, तो कार्नो पूछता है या हीट पूछता है, दोनों तो पूछ नहीं सकता ना. तो इसमें लिखेगा कुल कार्य, टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन अपॉन ये स्रोत से ली गई ऊष्मा. स्रोत से ली गई ऊष्मा. हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स. टेकन फ्रॉम द सोर्स. फ्रॉम द सोर्स. ठीक है, ये आएगा. इसका जो फॉर्म है वो आएगा W/Q1. राइट, W/Q1. तो इसका डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लो, स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिख लो, फिर फॉर्मूला लिख लेना. क्या डेफिनेशन लिखोगे, ये यहाँ से जो फॉर्मूला लिखा उसी से डेफिनेशन बना लिए. द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन एंड हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स. कुल कार्य और सोर्स से ली गई ऊष्मा का अनुपात. सिंपल, तो लिखो कार्नो इंजन द्वारा किया गया कुल कार्य. कार्नो इंजन द्वारा किए गए कुल कार्य. कार्नो इंजन द्वारा किए गए कुल कार्य तथा स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा तथा स्रोत से ली गई ऊष्मा तथा स्रोत से ली गई ऊष्मा का अनुपात तथा स्रोत से ली गई ऊष्मा का अनुपात दक्षता को प्रदर्शित करता है. दक्षता को प्रदर्शित करता है. दक्षता को प्रदर्शित करता है. इंग्लिश में लिख लो, द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन by the Carnot engine. The ratio of total work done by the Carnot engine. The ratio of total work done by the Carnot engine and heat taken from the source. And heat taken from the source is efficiency of the engine. Is efficiency of the engine. ठीक है, इसके बाद में ये छाप लो. ये छाप लोगे. अब इन दोनों के वैल्यू रख दो. देखो ईटा जो है W का वैल्यू वो आया है nRT1 ln VB/VA प्लस nRT2 ln VD/VC. ये W का वैल्यू रख दिया मैंने ऊपर से. ठीक है, ये वैल्यू रख दिया. Q1 का भी हमने वैल्यू कैलकुलेट किया था. Q1 का वैल्यू पहले स्टेप में, पहला प्रोसेस जो था ना आइसोथर्मल एक्सपांसन समतापी प्रसार, उसमें जो W का वैल्यू आया था वही Q1 के इक्वल आया था. और उसका जो वैल्यू आया था हमने कैलकुलेट किया था, वो क्या आया था आपकी कॉपी में लिखा हुआ रहेगा. वो ये था W1Q1, ये रहा nRT ln VB/VA. ये होगा Q1 का जो वैल्यू है nRT1 ln VB/VA. वो मैंने शायद कैपिटल VB और कैपिटल A लिख दिया, B और A स्मॉल लिख रहे हैं, तो सब जगह स्मॉल लिख लो, एक ही बात है. इसको डिवाइड करो तो ये आएगा ईटा इक्वल टू, ये इससे डिवाइड किया तो ये तो हो गया 1 प्लस इसको इससे डिवाइड किया तो देखो nRT2 ln VD/VC अपॉन nRT1 ln VB/VA. NR से NR कैंसिल हो गया,
ईटा इक्वल्स टू 1 प्लस ये है T2 ln VD बाई VC अपॉन T1 ln VB बाई VA। ठीक है, ये है। अब देखो आगे बढ़ो, इसमें हम लोग अगर बात करें अब इन जो वॉल्यूम्स है इनके बारे में बात करते हैं। इसको कुछ इक्वेशन नंबर ए लिख लो आप, ठीक है। अब देखना मैंने इसके बारे में तो हो गया ये पॉज करके छाप लेना, आगे चलता हूँ मैं। अब ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, और सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इस डायग्राम की हेल्प चाहिए। आपको बार बार डायग्राम नहीं बनाना है, आपने तो एक बार डायग्राम बना लिया ना, बस वो काफ़ी है। ओ देखो इसमें क्या है, अरे यार हाँ जी, इसमें देखना इस डायग्राम में फोकस करना आप। यहाँ पर है ये आइसोथर्मल एक्सपांसन, ये है एडियाबेटिक। ये यहाँ से ये जो प्रोसेस है दिस इज एडियाबेटिक। कौन सा है? एडियाबेटिक। एक तो ये एडियाबेटिक है, एक ये एडियाबेटिक है, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है समझना। सिंस एक सेकेंड इसके लिए, और यहाँ पर जो टेम्परेचर या जो वॉल्यूम होता है वो होता है पी बी वी बी एंड टी बी, ठीक है। यहाँ पर जो होता है पी सी वी सी और टी सी। वैसे यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर T1 है, तो वैसे TC T1 के इक्वल होता है TB, और TC जो है T2 के इक्वल है। वो मुझे पता है, अभी मैं उसको चेंज कर दूंगा। अभी समझना, आगे देखो। हम लोगों ने रुदोष्म के लिए, रुदोष्म प्रक्रम के लिए क्या होता है, रुदोष्म प्रक्रम के लिए फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैंने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया, इसका जो फाइनल जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1 माइनस T2 बाई T1। ये फॉर्मूला आता है, मुझे ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। कई बार तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला देता है, बोल देता है इसको डिराइव करो, इसकी व्युत्पत्ति करो, तो मुझे इससे वो फॉर्मूला लेके आना है। तो मैं जो वॉल्यूम वाले टर्म है ना उनको कुछ हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनमें कुछ रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखना एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसके लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, PV2 पावर गामा, ये नियत रहता है एडियाबेटिक के लिए, कांस्टेंट रहता है ये तो P और V में था। एक T और V में भी पढ़ा था, मैं T और V वाला काम में लेना चाह रहा हूँ। T और V वाला जो था वो कुछ ऐसा था, एक बार मैं बता देता हूँ, डायरेक्टली लिखूंगा उसको। P का वैल्यू nRT बाई T V गामा माइनस 1। हाँ ये था, मैं ये काम में नहीं लेके ये वाला रिलेशन काम में लूँगा। TV2 पावर गामा माइनस 1 ये नियत है, कोई सा भी काम में ले लो, पर मुझे टारगेट क्या करना है उसके हिसाब से मैं काम में ले रहा हूँ, ठीक है। ये है, ठीक है। देखो TV2 पावर गामा माइनस 1 ये नियत रहेगा एक एडियाबेटिक प्रोसेस में। एक एडियाबेटिक प्रोसेस में ये नियत रहेगा, मतलब जैसे ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, मान लो मैं B2C की बात कर रहा हूँ, B2C इस प्रोसेस प्रक्रम के लिए, इस प्रक्रम में, इस प्रोसेस में B2C प्रोसेस में क्या हो रहा है, B2C एडियाबेटिक है, तो इसके अंदर ये इक्वेशन फॉलो होगी। इस इक्वेशन फॉलो होने का मतलब समझ रहे हो, इस इक्वेशन फॉलो होने का मतलब है इसके हर एक पॉइंट पे ये रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब इस पॉइंट पे भी कांस्टेंट रहेगा, इस पॉइंट पे भी कांस्टेंट रहेगा, हर एक पॉइंट पे। तो मैं B और C पॉइंट की बात कर रहा हूँ। देखो B पॉइंट पे टेम्परेचर TB और वॉल्यूम जो होगा वो VB गामा माइनस 1, ये कांस्टेंट रहेगा इस पे, और यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी नियत रहेगा, और यहाँ पे भी नियत रहेगा, यहाँ पे मतलब C पर। तो C पर क्या होगा, TC VC गामा माइनस 1, यहाँ पे भी नियत रहेगा।
नियत का मतलब हो गया, कांस्टेंट का मतलब हो गया यहाँ पे जितना था वहाँ पे भी इतना, मतलब इसके ऊपर और इसके ऊपर इस चीज़ का वैल्यू सेम रहेगा। अतः टी बी वी बी गामा माइनस वन इक्वल्स टू टी सी वी सी गामा माइनस वन। क्लियर है, ये बात समझ आई? तो मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, यहाँ से काम कर रहा हूँ, यहाँ से काम करता हूँ मैं, यहाँ से इसको मैं ले जा रहा हूँ, टी बी को उधर ले जा रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, टी सी इस टी बी को इधर ले आया, इधर आया वी बी अपॉन वी सी और ये है गामा माइनस वन। तो जो है वी बी अपॉन वी सी, वी बी अपॉन वी सी, एक सेकेंड, बी और सी आ रहा है क्या? ये एडियाबैटिक एक्सपांशन बी और सी आ रहा है, ठीक है। इसको इधर आएगा तो ये आएगा टी सी बाई टी बी की पावर वन अपॉन गामा माइनस वन। इसके ऊपर पावर थी ना, इस पर हटेगा तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर होता है तो हम लोग 1/2 आ जाता है इधर, वैसे ही 1 बाई ये आ गया। ये मिल गया अपने को एक, तो एक सेकेंड, ठीक है, ये मिल गया अपने को, ये मिला एक, तो ये मिला वी बी अपॉन वी सी, ठीक है। वी बी अपॉन वी सी का वैल्यू मिल गया। इससे क्या मिलेगा अभी देखना। तो हमने इस प्रक्रम के लिए लगाया, ये एडियाबैटिक एक्सपांशन था, इसके लिए अप्लाई कर लिया B2C वाले के लिए। अभी मैं D2A वाले के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, ये भी एडियाबैटिक है, D2A के लिए ये छाप लेना जिसने नहीं छापा है। मैं इसके लिए D2A के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, D2A फॉर D2A। देखो D2A भी जो है प्रक्रम, ये भी कैसा एडियाबैटिक है, तो इसके लिए भी ऐसा ही TB टू पावर गामा माइनस वन ये वैलिड रहेगा, क्योंकि रुद्धोष्म के लिए एडियाबैटिक के लिए ये वैलिड रहता है। तो TB गामा माइनस वन ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब D और A पर दोनों पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो D पर ये TD रहेगा, ये रहेगा VD रहेगा, ठीक है। और A पर क्या रहेगा, TA रहेगा और VA रहेगा गामा माइनस वन, मतलब A और D पर सेम रहेगा, ये कांस्टेंट रहता है। तो A से D तक जो जाएगा, D से A तक, सॉरी D से A तक जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। तो मैं D और A पे बात कर लेता हूँ, D पे ये वैल्यू और A पे वैल्यू, ये दोनों इक्वल रहेंगे। इक्वल रहेंगे तो हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करें, तो ये रहेगा, मैं इसको बात करता हूँ, TD अपॉन TA जो आया वो आया VA अपॉन VD, VD को इधर ले आया गामा माइनस वन। तो मेरे पास में आया VA अपॉन VD की पावर, इस पे आ गया पावर, तो इस पे पावर जब आएगा तो ये आएगा 1 अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ नोटिस करना, देखो हमने यहाँ पर जो है TB T1 के इक्वल है और TC T2 के इक्वल है, TC T2 के इक्वल है। तो ये जो है ये ऐसे आएगा, TC T2 के इक्वल है तो T2 लिख दूंगा TC को, TB को T1 लिख दूँ, T1 तो 1 अपॉन गामा माइनस वन, ये इसके इक्वल चलता रहेगा। और ये देखो TD किसके इक्वल है, TD T2 के और ये T1 के TA, तो ये TD को तो T2 लिख दो और TA को T1 लिख दो। तो VA अपॉन VD जो आएगा ये आएगा T2 बाई T1 1 अपॉन गामा माइनस वन। क्लियर है, ये बात जम के आपको, चलो ये बात यहाँ से समझ आती है। तो ये लो, अब यहाँ से देखना, इसके राइट साइड, इसका राइट साइड, इसको इक्वेशन नंबर B कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर B, दिस इज इक्वेशन नंबर C। तो देखो टेम्परेचर वाले जो टर्म्स है दोनों तरफ ये इक्वल है, ये इधर का और ये इधर का, तो लेफ्ट साइड वाला भी इक्वल आएगा, VB अपॉन VC VA अपॉन VD के इक्वल आएगा। तो VB अपॉन VC अतः बाई इक्वेशन B एंड C, VB अपॉन VC है ना, VB अपॉन VC, VB अपॉन VC जो है VA अपॉन VD के इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है।
ये कैलकुलेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरे पास में जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आया था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये आया था, वी बी बाई वी ए और वी डी बाई वी सी था। तो मैं वी डी बाई वी सी, वी बी बाई वी ए, तो वी डी बाई वी सी जो है इसको देखना, यहाँ से वी डी को इधर ले आया और एक सेकेंड, वी डी वी सी इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी बी। तो वी डी बाई वी सी जो है वी ए अपॉन वी बी के इक्वल आ गया, और इसको मैं इक्वेशन नंबर लिख दे रहा हूँ डी। तो इक्वेशन नंबर डी से देखो वी डी बाई वी सी का वैल्यू पुट करूँगा मैं, इक्वेशन डी से वी डी बाई वी सी का वैल्यू जो आ रहा है वी ए बाई वी बी है, तो पुट करूँगा इसमें इक्वेशन नंबर ए में। तो बाई इक्वेशन नंबर ए एंड डी से देखो, बाई इक्वेशन ए एंड डी क्या होने वाला है, एफिशिएंसी जो है वो आएगा 1 प्लस एन आर कैंसिल हो गया, टी टू एल एन, वी डी बाई वी सी है तो वी डी बाई वी सी आ गया वी ए बाई वी बी, और यहाँ पर है टी वन एल एन वी बी बाई वी ए, ऐसा है। देखो ए इक्वेशन नंबर ए में, इक्वेशन नंबर ए ये रहा वी बी बाई वी ए, वी बी बाई वी ए, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँ, इसको उल्टा करूँगा तो माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि ये देखो इसमें थोड़ी सिमिलरिटी है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, उसको उल्टा करेंगे तो माइनस आ जाएगा इधर, टी टू एल एन, इसको उल्टा कर दो, वी बी को ऊपर ले आओ और वी ए को नीचे ले जाओ, और नीचे वाले में टी वन एल एन वी बी बाई वी ए, ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस टी टू बाई टी वन, ये ईटा बचा है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। कई बार तो डायरेक्ट ये दे देता है कि इसको प्रूव करो, तो ये ऐसे प्रूव होगा, ठीक है। ये है आपका एफिशिएंसी, दक्षता का आपका फॉर्मूला। तो ये दक्षता किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल बातें करेंगे हम लोग। अभी टाइम है अपने पास में, हम लोग बात कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक आइडिया फिर से बता देता हूँ कि हमने क्या किया। देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया, टोटल वर्क डन से हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया आयतन में, वॉल्यूम में। हम लोगों को इसको टेम्परेचर में रखना था, तो हम लोग वॉल्यूम को टेम्परेचर की टर्म्स में लेके आना चाह रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो कांस्टेंट होता है ये, इसका फायदा उठाया कि इस रिलेशन का यूज किया। तो दो एडियाबेटिक प्रोसेस थे, ये वाला और ये वाला, इसके लिए अप्लाई कर दिया कि इस, जैसे ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसमें इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे क्या होगा, ये वैलिड रहेगा, इसमें इस पॉइंट पे वैलिड रहेगा, वैलिड का मतलब कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे जैसा उस पॉइंट पे भी वैसे रहेगा। तो ये अप्लाई करके हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया टेम्परेचर और वॉल्यूम में, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन फाइंड आउट करने से हमारे को एक रिलेशन मिला, और उसको हमने रिप्लेस किया इक्वेशन नंबर ए में, तो हमारे को फाइनली ईटा जो है 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन मिल गया। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हमारे को टोटल फाइनल आंसर मिलता है। अब देखो आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे क्या करें, आगे हाँ जी, इसका देखो एक और टर्म हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या, ये देखो इक्वेशन नंबर बी से देखना, इक्वेशन नंबर बी से भी और इक्वेशन नंबर सी से भी, इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर सी से देखना क्या होता है। इक्वेशन नंबर बी बाई सी बाई बी, सी बाई बी, और ए डी बाई ए। एक सेकंड, हाँ देखो इक्वेशन नंबर बी से देखना, कुछ और टर्म कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, डी ऐसा था, एक टर्म और कैलकुलेट कर रहा हूँ, ए बी सी डी, इसमें वॉल्यूम बढ़ता है ना, इसमें वॉल्यूम बढ़ता है, तो वी सी बटे वी बी, वी सी बाई 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 वी बी। हाँ देखो इक्वेशन नंबर बी से देखना, इक्वेशन नंबर बी से बाई, ये यहाँ तक आ गया, बाई इक्वेशन बी,
इक्वेशन बी में क्या है, इक्वेशन बी में देखना, इक्वेशन बी कहाँ गया, इक्वेशन बी ये रहा। इक्वेशन बी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। देखो एक नया फॉर्म और कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या है, इक्वेशन बी में ये सीन है, इसको थोड़ा सा ये देखो, इसमें क्या है, ये आया वी बी अपॉन वी सी इक्वल्स टू टी टू बाई टी वन वन गामा माइनस वन। ये जो है वी सी अपॉन वी बी, इसको उल्टा कर लेता हूँ एक बार में, ठीक है। इसको उल्टा कर लो, कोई फर्क पड़ेगा। इसको उल्टा किया तो क्या हुआ, देखो इसको उल्टा करूँगा तो ये हुआ T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। ये मिला मेरे को, एक सेकेंड, हाँ हाँ जी, ये उल्टा कर लिया मैंने। ये उल्टा करने पे ये मिला, ये जो है ना वी सी अपॉन वी बी, वी सी अपॉन वी बी जो है, इसमें एक चीज़ नोटिस करना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो वी बी है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो वी सी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडियाबेटिक प्रसार हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपांसन हो रहा है, रुदोष में प्रसार हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है ना, प्रसार हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है। तो वी सी अपॉन वी बी, यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम, इसका जो रेशियो होता है ना, उसको बोलते हैं रुदोष में प्रसार गुणांक, एडियाबेटिक एक्सपांसन कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपांसन कोफिशिएंट, एडियाबेटिक एक्सपांसन कोफिशिएंट, रुदोष में प्रसार गुणांक, रुदोष में प्रसार गुणांक, रुदोष में प्रसार गुणांक वो होता है रो, और वो रो किसको बोलते हैं, रो बोलते हैं वी सी अपॉन वी बी इक्वल्स टू टी वन अपॉन टी टू को बोलते हैं, इसको बोलते हैं। आई बात समझ, क्लियर है ना। तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, कैसे, हाँ इसको ऐसे लिखूं कि ये हो गया रो इक्वल्स टू टी वन अपॉन टी टू वन माइनस गामा माइनस वन। मैं टी टू अपॉन टी वन का वैल्यू लिखना चाहता हूँ, टी टू अपॉन टी वन, तो मैं इसको उल्टा कर दूँ, तो इसको उल्टा कर दूँ, तो उल्टा करूँ तो ये 1 अपॉन रो हो जाएगा, और टी टू बाई टी वन की पावर 1 माइनस गामा, ये आ जाएगा। तो ये जो होगा ये ऐसा आएगा टी टू अपॉन टी वन जो आएगा 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1, ठीक है ना, क्लियर है। टी टू अपॉन टी वन, एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। लास्ट में फाइनल आंसर यही आना चाहिए अपने पास में। 1 सेकेंड, ठीक है, सही कर रहे हैं हम लोग। तो टी टू अपॉन टी वन का वैल्यू ये आ गया है ना, टी टू अपॉन टी वन का। सिंस एफिशिएंसी जो होता है वो होता है 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर ई लिख दूँ, इसको लिख दूँ एफ, तो बाई ई एंड एफ, बाई ई एंड एफ। तो देखो टी टू ईटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस टी टू बाई टी वन का वैल्यू 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1। ये जो फाइनल आंसर आया है अपने पास में वो ये मिला है अपने को ईटा। तो
ईटा का एक तो ये फॉर्मूला मिल गया, एक ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो हमारा जो ईटा है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, वैसे तो एक मतलब एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, एक प्रसार गुणांक पे, ये इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो आप एक चीज़ को ही बोल सकते हो कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ये वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये मतलब आप कौन सा मटेरियल काम में ले रहे हो, आप डीजल काम में ले रहे हो, आप पेट्रोल काम में ले रहे हो, इस बात पर निर्भर नहीं करता है। तभी तो ये थ्योरेटिकल आइडिया है। वैसे तो आप जो इंजन काम में लेते हो उसमें अलग अलग टाइप का फ्यूल डालते हो, आप पेट्रोल की जगह डीजल काम में ले लेते हो तो उसका एवरेज अलग आने लग जाता है गाड़ी का। एवरेज अलग आने का मतलब है कि उसका एफिशिएंसी कम ज़्यादा होगी ना, एफिशिएंसी चेंज हो गई उसकी। तो एफिशिएंसी चेंज होती है फ्यूल चेंज करने पर, मतलब वर्किंग सब्सटेंस अगर चेंज कर रहे हो आप, कार्यकारी पदार्थ चेंज कर रहे हो तो आपका क्या होगा, एफिशिएंसी में फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन ये थ्योरेटिकल आइडिया इसके हिसाब से नहीं फर्क पड़ता, इसके हिसाब से, तभी तो बोल रहे हैं कि ये थ्योरेटिकल आइडिया, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ये थ्योरेटिकल आइडिया है कि केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, सिंक और सोर्स के, स्रोत और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है हमारा, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम लोग मटेरियल कौन सा काम में ले रहे हैं, इसके हिसाब से तो ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअल में इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। ये आ गया फाइनल आपका आंसर एफिशिएंसी का। अब इसके ऊपर दो चार थोड़ी बातें करते हैं कि जैसे अभी मैंने बोला ना कि इस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता, ये बातें हमारे को इसके ऊपर लिखनी है कि क्या क्या है ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन अपने पास में 3 मिनट बचे हैं तो हम लोग 3 मिनट के अंदर ये चीज़ लिख तो सकते हैं। लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, ठीक है। निष्कर्ष में लिख लेते हैं, कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन, फटाफट लिखना, मैं जल्दी लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट, एक तो कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता, टेम्परेचर T2 और T1 पर डिपेंड करता है। तो लिखो कार्नो इंजन की दक्षता स्रोत एवं सिंक के तापमान T1 एवं T2, स्रोत एवं सिंक के तापमान T1 एवं T2 तथा रुदोष्म प्रसार गुणांक रो पर निर्भर करता है, इंग्लिश में लिखो, द efficiency of Carnot engine depends on temperatures of source and sink and the adiabatic expansion coefficient rho, इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं हम लोग, इफ T2 इक्वल्स टू 0, T2 इक्वल्स टू 0 का मतलब है सिंक का ताप शून्य हो जाए, सिंक का ताप शून्य होने पर शून्य का मतलब है 0 केल्विन, शून्य का मतलब है 0 केल्विन नहीं है, 0 केल्विन की बात कर रहा हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात नहीं कर रहा, 0 केल्विन की बात कर रहा हूं मैं। इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 0 केल्विन, 0 केल्विन तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, 0 डिग्री तो हो सकता है, 0 केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री माइनस का होता है, तो उतना तो पॉसिबल नहीं हो नहीं सकता। तो ये अगर 0 होता है तो एफिशिएंसी देखो 1 माइनस T2 का वैल्यू 0/T1, तो ये एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 101, मतलब कि परसेंट में बात करूं तो 100%। तो 100% कब हो सकती है, जब 0 केल्विन हो, और 0 केल्विन हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली मान सकते हो, इसलिए प्रैक्टिकली कभी भी 100% एफिशिएंसी हो भी नहीं सकती इंजन की, कभी भी इंजन की 100% दक्षता नहीं हो सकती। तो यहां पे लिखो यहां पे लिखो चूंकि 0 केल्विन ताप असंभव है, 0 केल्विन ताप असंभव है, अतः प्रायोगिक रूप से दक्षता 100% नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। Since 0 Kelvin temperature is impossible, so
100% एफिशिएंसी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ठीक है,